नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ये खास शो जिसमें कि हम कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी रखेंगे। इंट्राडे पोजीशन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, इस पर हम आपको बेहतरीन कॉल्स आगे शो में देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। आज शो में हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चलिए, शो शुरू करने से पहले और आपके ट्रेडिंग आइडियाज जानने से पहले हम एक बार कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोने के साथ। 61,600 के पास कारोबार कर रहा है सोना। डॉलर में कमजोरी आई है और बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आए हैं, जिसके चलते हम सोने में हल्की मजबूती देख रहे हैं। कॉमेक्स पर बात करें तो $2014 के करीब गोल्ड में कारोबार हो रहा है। चांदी में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, करीब 73,200 के करीब चांदी में कारोबार हो रहा है। और कॉमेक्स पर बात करेंगे तो $24 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है चांदी। क्रूड में आज कमजोरी है, $80 के भी नीचे अब ब्रेंट पहुंच चुका है और यहाँ पर ओपेक की बैठक होने वाली है, जिसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ब्रेंट क्रूड में। नेचुरल गैस की बात करेंगे तो आज 1.8% ऊपर ₹250 के पास आज कारोबार हो रहा है नेचुरल गैस में। इसके अलावा कॉपर में हल्की कमजोरी है, 720 के रुपए के करीब कॉपर में ट्रेड हो रहा है। तो बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि मिला जुला कारोबार है। एल्युमिनियम और लेड दायरे में है और जिंक में 0.25% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज की। अब एग्री कमोडिटीज पर आए तो जीरे में आज 2% की मजबूती है, 46,000 के ऊपर जीरा कारोबार कर रहा है। हल्दी 13,000 के नीचे 13,000 के पास अब यहाँ पर 1% की मजबूती है हल्दी में। धनिया 7,900 के पास करीब 1.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है धनिया में। ग्वारगम में हल्की मजबूती 11,400 के पास और ग्वार सीड में 5,650 रुपए के पास कारोबार हो रहा है। दायरे में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ग्वारगम और ग्वार सीड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपने एक्सपर्ट से रणनीति भी समझेंगे। हमारे साथ सभी एक्सपर्ट मौजूद हैं। जिगर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे और सोने पर पहले तो अपनी राय दीजिए। काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, किसी तरीके से ये फैक्टर ही नहीं हो चुका है कि अब ब्याज दरों में बढ़त तो नहीं होगी फेड की तरफ से। 0% संभावना पर अब आ चुके हैं, लेकिन कटौती कब होगी ये भी कुछ क्लियर संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सोने में क्या करके चलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई, डॉलर में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो सोने में ये जो तेजी है इसको कब तक सपोर्ट मिल सकता है और ट्रेड कैसे लें फिर? नहीं रुको, मैंने वो जिगर, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, सोने में बताइए किस तरह से ट्रेड लें। हाँ बिल्कुल पूजा जी, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और अगर हम देखें गोल्ड के अंदर, हमने देखा कि कल मॉर्निंग सेशन हमारा बंद था, बट इवनिंग सेशन में हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में 61,300 का जो क्रूशियल रेजिस्टेंट था वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया। उसका पहला कारण है डॉलर में हमने देखा कि जबरदस्त गिरावट चल रही है। हमने अक्टूबर मंथ में देखा था 107 का लेवल डॉलर इंडेक्स था और अब 103 पे है। तो डॉलर की गिरावट के चलते हमने एक दबाव देखा। साथ में फेड के जो रिसेंट मिनट्स आए थे और मेंबर्स की स्पीच थी, वहां पे हमने डॉविश टोन होते हुए देखा कि 2024 में अब रेट कट हो सकती है, जिसका सपोर्ट गोल्ड को मिला है। तो इंटरनेशनली गोल्ड अब $2,000 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, जहां पे हमें उम्मीद है कि 2034 से 2036 तक के लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें लगता है कि सोना बाय करके चलना चाहिए, 61,850 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने पर। भाविक, आपसे भी राय लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका सोने में? ये जो तेजी आई है कितनी टिकाऊ है? अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे किस लेवल पर नजर रखनी चाहिए इस तेजी के बाद, क्योंकि $2,000 के ऊपर तो अब ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से और कितनी तेजी आपको दिखाई दे रही है?
गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, हमने देखा कि 2000 से 2010 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक कर दिया है। आई थिंक उसका दो रीज़न है। एक तो हम पता चल गया है कि फेड जो है वो आगे जाके ब्याज दर नहीं बढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो उनकी हॉकिश टोन थी वो अभी थोड़े न्यूट्रल हो चुकी है। तो अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद मई जून में रेट कट आ सकता है, क्योंकि लास्ट वीक हमने दोनों डेटा यूएस के देखे। हाउसिंग सेल्स है वो कम आए, पीएमआई भी कम आए, तो जो हाई इंटरेस्ट रेट है अभी कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी पे टोल कर रही है। तो यूएस के मार्केट अभी वीक होने लग रहे हैं, और इन्फ्लेशन देखे तो वो भी वीक हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है। तो आगे जाके आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जून में शायद रेट कट हो सकता है। तो उसकी वजह से ही हमने देखा है कि 2010 का जो लेवल था रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर चुका है। आई थिंक आगे जाके भी वो सस्टेन कर सकता है, तो 2049 तक के कॉमिक्स में लेवल आ सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई प्रॉम्प्टली न्यूज़ नहीं आ रहा है कि यहाँ से फेड रेट कट करने वाले, आई थिंक तब तक साइडवेज ही रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को पोजिशनल लेना है तो हाँ, 61,000 से 60,000 के बीच में एक अच्छा बेस बन चुका है, तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं पोजिशनल व्यू के लिए। और आगे जाके मुझे लग रहा है 60 से 64,000 का भी लेवल दिख सकते हैं। और इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए फरवरी में। अराउंड 61,900 पे मैं बाय के रिकमेंड करूँगा, 62,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 61,750 का। ठीक है, तो ये है सलाह। सोने चांदी पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से कॉल है। गोल्ड में खरीदारी करके चल सकते हैं आप। भाभी की तरफ से कॉल आया है, 62,200 के लेवल्स वो देख रहे हैं। और अजय ने भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह दी है। और यहाँ पर अजय की तरफ से भी गोल्ड में जो टारगेट है वो 61,800 के, चांदी के लिए 75,400 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में फिलहाल बुलिश व्यू हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब आते हैं कच्चे तेल पर, और यहाँ पर भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है। 30 नवंबर को ओपेक प्लस देशों की बैठक होगी, जिसमें कि अभी फिलहाल क्लियर कट सहमति तो नहीं बन पा रही है, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि 30 नवंबर फिलहाल जो तारीख है वो तय की गई है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कमजोरी बढ़ी है। अगर एमसीएक्स पर देखेंगे तो करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है, और ब्रेंट क्रूड भी $80 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अजय, आपसे समझना चाहेंगे, ओपेक की बैठक के पहले एक छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है, हालांकि कमजोरी बनी हुई है इस वक्त। कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल को? और इससे जुड़े एक और सवाल होगा, ये जो ओपेक की बैठक होगी उसमें आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, अगर हम अक्टूबर से देखें तो अक्टूबर में हमने देखा जैसे इजराइल वाला जो कंसर्न था, तुरंत हमने $94 ब्रांड को टेस्ट करते हुए देखा, और अब हम देख रहे हैं कि 80 के नीचे निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा फॉल हमने कच्चे तेल में आते हुए देखा, जिसका मतलब है कि वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। साथ में हमने नंबर, जैसे कल चाइना से हमने देखा कि इंडस्ट्री प्रॉफिट के जो नंबर्स आए थे वो काफी खराब आए। डिमांड कंसर्न बना हुआ है, जिसके चलते कंटिन्यू प्राइसेस में दबाव देखा गया था। ओपेक की जो मीट है इसमें भी हम देख रहे हैं कुछ अड़चने हैं, क्योंकि ओपेक के कुछ मेंबर्स है लाइक अंगोला, नाइजीरिया, जिन्होंने प्रोडक्शन तो अब तक कट किए थे, बट उनका मानना है कि आगे जाकर ये चीज पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते ये मीटिंग भी डिले हुई है और ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन मीट हो रही है। तो यहाँ से कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि सऊदी अभी भी स्टिक है कि 1 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन कट हो रहा है वो 2024 में भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट अदर मेंबर्स में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक पुलबैक जरूर आ सकता है। इंटरनेशनल में हम ब्रांड की बात करें तो 80 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर ओपेक की मीट के बाद एक बार $84-85 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा रुपए में थोड़ी थोड़ी गिरावट है, जिसका एक सपोर्ट कच्चे तेल को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 6200-6250 का जो जोन है ये काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं टेम्पररी। ऊपर में मुझे लगता है 6450 से 6500 तक का लेवल अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएगा। ओपेक की मीट में मुझे लगता है कि सऊदी कंटिन्यू कंसिस्टेंटली जो प्रोडक्शन कट है वो आगे भी पोस्टपोन करते, आगे भी कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। अजय की तरफ से खरीदारी करके चल सकते हैं आप यहाँ से भी 6340 के लेवल्स के लिए। अच्छे लेवल्स हैं ट्रेड करने के लिए। 6200 पर आप खरीदिए, 6340 के लक्ष्य के लिए। एक आपसे भी समझना चाहेंगे, इस कच्चे तेल के फंडामेंटल्स ओवरऑल आपको कैसे लग रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम रेंज बाउंड रेट को, लेकिन यहाँ से ओपेक प्लस की बैठक भी अगर हो जाती है, एक्सपेक्टेड लाइन पर फैसला आता है, तो फिर क्या और तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर यहाँ से और गिरावट आ सकती है कच्चे तेल में? अगर गिरावट आएगी तो कौन से लेवल तक का आप सपोर्ट देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ आप क्या लेवल वॉच कर रहे हैं?
देखिए अभी अगर ओपेक प्लस की जो ये बैठक होने वाली है थर्सडे, अगर यही का यही प्रोडक्शन जो उन ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और रशिया ने किया है वही रोल ओवर करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि रोटर्स की रिपोर्ट की ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ओपेक प्लस इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन कट कर सकते हैं, बट यही है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको प्रोडक्शन कट नहीं करना है, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है। तो उसकी वजह से ही हम ये देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग संडे को होने वाली थी वो थर्सडे को हो रही है, और आगे जाके भी अगर एडिशनल प्रोडक्शन कट हो रहा है तो ही मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट प्राइसेस ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी अगर डिमांड और सप्लाई का देखें तो अभी भी सप्लाई थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। पहले एक्सपेक्टेशन था कि ईयर एंड में थोड़ा बहुत जो सप्लाई है वो कम हो सकता है, बट अभी लग रहा है कि सप्लाई है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है, चाइना से नहीं आ रही है, यूएस से नहीं आ रही है, यूरोप से नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रोडक्शन कट एक्स्ट्रा होता है तो आई थिंक हम वापस 65-6600 तक लेवल देख सकते हैं ऊपर, और अगर प्रोडक्शन नहीं होता है, यही जो प्रोडक्शन है वो रोल ओवर होगा, तो मुझे लग रहा है कि 6100 से 6000 के बीच में जा सकते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है 62 से 65 का एक रेंज बन चुका है, और वही हम लग रहा है कि आगे जाके भी ट्रेड हो सकता है। ओके, तो ये है सलाह आपको कच्चे तेल में कि अगर आपको प्ले करना है तो फिर ऑप्शन की रणनीति आपको भाविक दे रहे हैं। 6200 का पुट ऑप्शन 190 से 108 की 180 के बीच मिल रहा है। टारगेट यहाँ से देख रहे हैं 270 का। तो ये रणनीति है क्रूड में भाविक की तरफ से। इस बीच जिगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिगर, आपसे भी समझना चाहेंगे, हम कच्चे तेल पर डिस्कशन कर रहे थे, क्या व्यू बन रहा है आपका? ओपेक प्लस की बैठक भी आने वाली है, उसके पहले हम दायरे में कारोबार देख रहे हैं। अगर किसी को ट्रेड लेना हो ब्रेंट में तो फिर आपका क्या व्यू बन रहा है? सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। एंड अगर हम क्रूड की बात करें तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल सेशन हमने ये सप्ताह देखा है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि EIA ने यहाँ पे एक फोकस किया है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में सरप्लस देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से हमने प्राइसेस में थोड़ा बहुत प्रेशर भी देखा है। ओपेक की जो मीटिंग जो लास्ट वीक होने वाली थी, अब वो 30th को होने वाली है, फोकस वहां पर है। सऊदी अरेबिया रशिया 2024 फर्स्ट हाफ में कितना प्रोडक्शन कट करेगा प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, उस पर मार्केट की नजर रहेगी। ओवरऑल मुझे सेंटीमेंट लग रहा है थोड़ा बहुत बेरिश ही रहना चाहिए, जैसा कि भाविक ने भी यहाँ पे बताया। यूरोप है या चाइना है, स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। आई थिंक किसी भी उछाले पे यहाँ बिकवाली का रिकमेंडेशन है, आई विल गो विद दी सेल कॉल इन फ्यूचर्स आल्सो एंड बाय पुट इन ऑप्शंस आल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस की मैं अगर बात करूं, 6100 का पुट ऑप्शन जो है 14 दिसंबर का अराउंड 183 के आसपास है, वन शुड गो लॉन्ग, एंड 160 स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। एंड अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट टू 6260 के आसपास बिकॉली कर सकते हैं। 6310 के आसपास यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 6170 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह जिगर की कच्चे तेल पर। तो ओवरऑल कंसेंसस यही निकल कर आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेवल्स थोड़ा, ये लेवल्स हम चेंज करेंगे, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन बिकवाली करने की राय आ रही है जिगर की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अजय और भाविक जी ने जो सलाह दी है वो खरीदारी करने की सलाह दी है। भाविक जी ने पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी है कच्चे तेल में। तो ये अलग अलग रणनीति है, अलग अलग पर्सपेक्टिव आए हैं तीनों ही एक्सपर्ट से। अगर ट्रेड करने का नजरिया है आपका तो अपने अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बेमौसम बारिश की जो मार आई है उसका असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। और इस पर अजय हमारे साथ तो बने हुए हैं बातचीत करने के लिए, और वो अपनी एक्सपर्ट राय यहाँ पर उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सिचुएशन को वो कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में बेमौसम बारिश की दिक्कतें आई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी हमने देखा कि ये दिक्कत हुई है। तो फसलों को हुए नुकसान को लेकर क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको, और किन फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो पिछला 3 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, नो डाउट। खास करके जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो गुजरात, राजस्थान, MP और
महाराष्ट्र का थोड़े बहुत एरियाज रहा है। यहाँ पे अभी भी बोलना काफी मुश्किल है, बिकॉज आज भी हम देख रहे हैं कुछ जगह पे बौछार रही, महाराष्ट्र में इतना नहीं है, बट अभी भी गुजरात और राजस्थान का एरिया है। खास करके क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की क्रॉप पे हमें ध्यान देना है। एक है जो ऑलरेडी क्रॉप खड़ी है, जिसमें हम कॉटन और कैस्टर की बात करते हैं, क्योंकि कॉटन की सोइंग ऑलरेडी हो गई थी और पॉडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और स्टैंडिंग क्रॉप पे जो ओलावृष्टि हुई है, स्टॉर्म हुई है, उसका इम्पैक्ट हमने कैस्टर में और कॉटन में ज्यादा आते हुए देखा है, जिसकी वजह से यील्ड में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो दशहरे के बाद से या इस बार थोड़ी सी सोइंग लेट भी थी, क्योंकि मॉइस्चर लेवल जो ग्राउंड में था वो कम होने की वजह से इस बार सोइंग थोड़ी डिले हुई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीट है, जीरा है, तुअर है, ये काफी क्रॉप है जिनकी सोइंग राजस्थान में भी काफी सोइंग अभी लेट हुई थी। तो कुछ जगह पे पानी फील्ड पे देखा गया है, कुछ जगह पे ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से जो छोटे प्लांट्स है वो डैमेज हुए हैं। वापस रीसोइंग थोड़ी बहुत हो सकती है, बट आई थिंक के कुल मिला के जो स्टैंडिंग क्रॉप को डैमेजेस काफी ज्यादा हुआ है। मॉइस्चर लेवल इससे इंप्रूव जरूर होगा, बट टाइमिंग फसल का आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगले 2 दिन में क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, बट मुझे लगता है इसकी वजह से जीरा, कैस्टर, गेहूं, कॉटन, इनमें हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यील्ड की जो मार है वो पिछले साल भी हमने आती हुई देखी थी एडवर्स वेदर कंडीशन को देखते हुए, और इस बार भी उसका इम्पैक्ट यील्ड पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो कीमतों को लेकर चिंता तो है ही। आपने प्राइजेस की बात की, अगर कुछ और एग्री कमोडिटीज़ की बात करें जैसे कि तुअर, ग्वार में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज हल्की तेज़ी है इसके चलते, तो वहाँ पर आप प्राइस ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले अगर हम गवार की बात करें तो आई थिंक प्राइजेस काफी स्टेबल है, काफी सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5600 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 6000 के ऊपर जा पा रहा है, तो साइड में रहेगा। तो मुझे लगता है 5600-5620 का रेंज अच्छा है, लेके चलिए। करंट लेवल से भी इमीडिएट टारगेट जो है 5750 से 5850 के जोन में रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा राजस्थान में इलेक्शन था, जिसकी वजह से पिछला हफ्ता काफी सुस्त था। गवार गम में भी मुझे लगता है स्लोली एंड स्टडीली प्राइजेस पॉजिटिवली ट्रेड करेंगे, जहां पे 11400 के करीब 11300-400 के बैंड में लिया जा सकता है। 11800 से 12000 का टारगेट रहेगा। इसके अलावा जो क्रॉप्स अपन देख रहे हैं कि डैमेजेस में है, तो वहां पे जीरे में, धनिये में, कैस्टर में, इनमें भी हमें लगता है कि पॉजिटिव, खास करके कैस्टर में मैं बताना चाहूंगा, कैस्टर में डिमांड भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होगी, इंडस्ट्रियल डिमांड जो चाइना से रहनी है। तो 6150 पे कैस्टर लेके चलिए, 6100 के स्टॉप लॉस से 6250 तक का लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको दिए। प्राइजेस में कुछ फसलों के यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, और आगे प्राइस ट्रेंड पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक और खबर की तरफ अब आपको ले चलते हैं। बाजार में ज़्यादा आवक से सोयाबीन की पेराई में 21% की बढ़त हुई है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सोपा के डीएन पाठक जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो पेराई तो बढ़ी है, लेकिन डिमांड में आपको कितना इजाफा दिखाई दे रहा है? देखिए, डिमांड अभी ठीक है। अभी क्योंकि सोयाबीन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सोयाबीन मील की डिमांड अच्छी है। पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ेगी, और सोयाबीन की जो अभी जो एसएनडी है, मतलब सप्लाई डिमांड है, उसको देखते हुए कहीं पे कोई इशू दिखता नहीं है मुझे। हम्म, ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें तो दिख रही हैं, लेकिन अब यहाँ से सर फसल की क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है इस साल, क्योंकि आप लोगों ने इम्पोर्ट भी घटने का अनुमान दिया है, तो इसको लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? फसल की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है अब यहाँ से? देखिए, फसल तो कट चुके हैं सोयाबीन की, तो फसल तो कहीं अब है नहीं। जितनी क्रॉप थी, जो हमने अभी 118.74 लाख टन का जो अनुमान दिया है, हमें लगता है कि वो क्रॉप सही, वो नंबर सही है। सरकार का अनुमान शायद थोड़ा कम आया है इस बार। फसल क्योंकि पूरी कट चुकी है, तो जो नुकसान जो होना था वो हो गया ऑलरेडी। अब फसल में कुछ नुकसान होने की बिल्कुल, मतलब फसल तो कट ही चुकी है, इसलिए कोई फसल में कुछ नहीं होने वाला है। इंपोर्ट का अनुमान हमने इसलिए कम थोड़ा लगाया है कि पिछले साल के मुकाबले प्राइसेस अभी इस साल थोड़ी ठीक हैं। अभी ज्यादातर इंपोर्ट आखिरी महीनों में होता है, जब क्रॉप नहीं होती है, तो उस वक्त देखेंगे। अभी तो 5 लाख टन का अनुमान है, जो कि अफ्रीका से आता है सोयाबीन। कोई बहुत ज्यादा बढ़त होने की उम्मीद नहीं है इसमें। मुझे
लाख टन ही होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम मान रहे हैं कि सोयाबीन मील का जो पिछले साल हुआ था उसके बराबर हो पाएगा। हालांकि थोड़ी कंसर्न है प्राइसेस की, लेकिन अभी की प्राइसेस कीमतें देखते हुए मुझे लगता है कि इतना एक्सपोर्ट भी हम कर पाएंगे। बिल्कुल। एक्सपोर्ट और प्राइसेस को ही लेकर मेरा अगला सवाल था सर। फिर यहाँ से आप प्राइसेस क्या ट्रेंड क्या देख रहे हैं सोयाबीन के लिए? अब पूजा, मैं प्राइसेस पे बात नहीं करता कभी भी। आई थिंक दैट इज ए नोन फैक्ट। तो मैं प्राइसेस पे बात करना अवॉइड करता हूँ। मैं आज भी नहीं करूंगा। प्राइसेस कहाँ जाएगी। बिल्कुल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और माफ़ी चाहेंगे आपसे, थोड़ा टेक्निकल दिक्कतें थी, इस वजह से आपसे समय लगा आपसे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी कमी है, अगली बार हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे और फिर से इस पर पूरे एक रिपोर्ट पर डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 खबरों पर हमने चर्चा की, लेकिन मेटल्स की अगर बात करें, अब मेटल्स पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एक तरफ कॉपर में कमजोरी है, लेड में कमजोरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिंक और एल्युमिनियम में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। क्विकली अपने एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं। जिगर जी, आप सलाह दीजिए, मेटल में अगर ट्रेड करना हो तो कहाँ पर नजर है आपकी? जिंक में बाय कॉल रेकमेंड किया जा सकता है। जिंक दिसंबर 1 कैन गो लॉन्ग अराउंड 226 टू 24, स्टॉप लॉस इन 230 इज टारगेट। लेकिन अगर हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम की बात करें, थोड़ा बहुत यहाँ डाइसी सिचुएशन है, कन्विक्शन नहीं है लॉन्ग का। एंड कॉपर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 718 के आसपास चल रहा है। वन शुड गो शॉर्ट अराउंड दिस लेवल। 721 इज टारगेट, 712 इज टारगेट। सेम वे एल्यूमिनियम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 204 के आसपास चल रहा है, 205 का यहाँ स्टॉप लॉस, 202 के टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह मेटल्स पर। भाविक, आपकी क्या राय होगी मेटल में? मुझे लग रहा है कि कॉपर दिसंबर बेच के चलना चाहिए। उसने शॉर्ट टर्म सपोर्ट ब्रेक किया है, तो 720 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 714 के टारगेट के लिए, और 725 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कॉपर पर बिकवाली करने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। 714 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 725 का। तो ये है सलाह मेटल पर। अजय, जाते जाते आपसे भी क्विक व्यू लेना चाहेंगे मेटल पे। समय की थोड़ी कमी है, तो क्विकली अपनी राय शेयर करिए। मेटल्स में आपकी कहाँ पर नज़र है? बट कल चाइना का जो प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हुई उसकी वजह से प्राइसेस में फॉल आ चुका था, बट मुझे लगता है सपोर्ट लेगा। तो कॉपर में आई थिंक के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति नहीं है। 715 में बाय कीजिए, 722 का टारगेट रहेगा। जिंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि इन्वेंटरी संघाई में ड्रॉप हुई है। 226 पे लेके चलिए, 229 के टारगेट के लिए। ठीक, तो ये है सलाह मेटल्स पर। सभी एक्सपर्ट्स के व्यू आपको बता दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, जिगर जी, भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपनी रणनीति सुझाने के लिए।